अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इससे पिछले लेक्चर में जो सीरीज आप लेक्चर चल रही है उनमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आइसोमर। फिर हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आइसोमर। तो आज पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, और हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आइसोमर। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर या आइसोमरिज्म? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर, जैसे मेरे ये हाथ है, ये हाथ है, मैं दूसरा ये रख दूं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल। जैसे मेरे पास ये मेरा दायां हाथ है, आप भी अगर अपना दायां हाथ मेरे साथ पर रख दो तो ये क्या होगा? सुपर इम्पोजिबल। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो और उनका बिहेवियर लाइट की तरफ डिफरेंट हो, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ऐसे फिनोमेना को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो क्या है? कॉम्प्लेक्सेस which are which are non which are non super impossible mirror image of each other and has different behavior towards लाइट। और इनका लाइट की तरफ बिहेवियर क्या हो? डिफरेंट हो। आर कॉल्ड ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमर एंड फिनोमेना। फिनोमेना क्या होगा? फिनोमेना is called optical isomerism। कैसे कॉम्प्लेक्सेस जो दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी जैसे मेरे ये हाथ हो रही है, एक दूसरे पर इम्पोज ना होते हो, नॉन सुपर इम्पोज, और उनका लाइट की तरफ बिहेवियर डिफरेंट हो, यानी उनके ऊपर प्लेन और प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब दी जाए तो वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर ले। तो ऐसे आइसोमर को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब लाइट की बेस पर, लाइट की ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, ऑप्टिकल आइसोमर आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स को? दो। वन इज डेक्स्ट्रो rotatory and other is levo rotatory। levo what is dextro rotatory? अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, ये मेरे पास कोई पड़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स, यहां से मैं प्लेन पोलराइज लाइट गुजारता हूं इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर से। अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये वाली लाइट इस कॉम्प्लेक्स को क्लॉकवाइज घुमा दे, उसको क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेट। सिमिलरली अगर ये प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर से गुजारूं और ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स को एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दे, ऐसे वो क्या बोलते हैं? लीवो रोटेट। तो कॉम्प्लेक्सेस
which rotates plane of plane polarized light in clockwise direction are called डेक्स्ट्रोरोटेटरी complex. और जो complexes which rotate plane of plane polarized light in anti-clockwise direction are called levorotatory complex. बाकी तो इनमें बहुत कुछ है ना, रेस्मिक मिक्सचर होता है, हाँ, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये तो हमने जस्ट इसको बताना था। वैसे हमारे कोर्स में ये नहीं है, हमारे कोर्स में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6 आइसोमर्स, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा अभी तक। तो हम जाते हैं। अच्छा, प्लेन पोलराइज क्या है, कौन सी लाइट होती है? ऐसी लाइट जिसके पास सिंगल वेवलेंथ हो। क्या हो? सिंगल वेवलेंथ। लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ are called plane polarized light. ये तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लिया। अब पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उनकी हमारे पास दो ज्योमेट्रीज होती है। एक होती है हमारे पास टेट्राहेड्रल और दूसरी हमारे पास होती है स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। तो बच्चों में देखूं तो ये जो स्क्वायर प्लेनर है, इसमें आ जाती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या आ जाती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसलिए इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास मेटल है, तो इसमें क्या आ रही है हमारे पास? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। सो इसलिए इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी। टेट्राहेड्रल में होगी, यस, इसमें होगी टेट्राहेड्रल। तो लिखो लिखो complexes having coordination number 4 has two type of geometries. One is called tetrahedral, other is called square planar. Square planar geometry do not show optical isomerism. क्यों? अभी वजह बताइए। बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको पोस्ट भी कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज only possible when geometry is tetrahedral. बाकी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। when geometry is tetrahedral and when there is asymmetry. ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, दूसरी शर्त क्या है? एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब लीकेंट, सारे के सारे क्या होने चाहिए? डिफरेंट। एंड व्हेन देयर इज एसिमेट्री, complexes with general
फार्मूला MABCD type shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कैसे? जैसे मेरे पास ये इमेज M, ये A, ये B, ये C, ये D, ये शो कर रहा है। अब जब इसके सामने मैं मिरर रखूंगा, मिरर, तो देखो बच्चों क्या होगा, ये ए तो ऊपर ही होगा, ये तो हम एक्सचेंज कर लेंगे पोजीशन, डी डी, ये देखो ऐसे रोटेट करेगा ना, डी उधर आ जाएगा, बी उधर चले जाएगा, सी इधर ही रहेगा। इसको बोलते हैं हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस। कोई इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलो, क्योंकि ए बी सी तो हमारे पास केमिस्ट्री में नहीं होता ना, तो हमारे पास ये आर्सेनिक का कॉम्प्लेक्स है। तो इसको जब हम लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर क्या है, सल्फर, इधर में मिथाइल लिख लो, इधर में CO2H5 लिख लो, और इधर में C3H7। ये कौन सी ज्योमेट्री मेरे पास, टेट्राहेड्रल। और जब मैं इसको मिरर के सामने रखूंगा तो मेरे पास ये किससे कन्वर्ट हो जाएगी, ये C3H7 इस तरफ आ जाएगा, CH3 उस तरफ चला जाएगा, C2H, टेट्राहेड्रल बना लो। तो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो ये था हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स। आगे जाते हैं, आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं, फॉरवर्ड। आगे हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्सेस। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के पास कौन सी ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताती है। तो देखो, complexes with coordination number 6 is octahedral geometry. Octahedral geometry, which can undergoes optical isomerism in two different categories. Number one, MAA, all three types. Number two, MAA2, B2 type। ये हमारे पास दो कैटेगरीज होती है। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास AA, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। क्या है हमारे पास, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे फॉर एग्जांपल इथाइलिन डायमीन होता है, सिमेट्रिकल मतलब एक ही किस्म के। तो हियर AA is symmetrical bidentate ligand like जैसे हमारे पास ये इथाइलिन डायमीन। तो इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मेरे पास ये है M,
फिर यहाँ पर ए है, ए, ये ये देखो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड क्या है। इसको जब मैं मिरर के आगे रखूंगा, देखो जब मैं इसको रखूंगा मिरर के सामने तो ये ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? एम ए ए, जब मैंने मिरर के सामने रखा तो ये ऐसे रोटेट कर, ये ऐसे रोटेट कर। चलो कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलो, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल केमिस्ट्री के अंदर बोलो। जैसे मेरे पास है COEN3, इसको लिखो CO, ये EN को शो कर रहा है ना, बाइडेंटेड। इसको शो करो, जब मिरर के आगे रखोगे तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। CO उलट होगा तो क्या बनेगा? ये ये तो था बच्चों हमारे पास पहला केस MAA3 टाइप। दूसरा केस हम लेते हैं MAA2B2 टाइप। तो उसको नोट डाउन कर लो साथ साथ। केमिस्ट्री तो वैसे आती नहीं है जब तक नोट नहीं। तो ये हमारे पास दूसरा केस है। here अपने पास लिखो AA whole 2 is symmetrical bidentate ligand। here AA whole twice is symmetrical bidentate ligand while B2 is monodentate ligand। बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है? This kind of complexes shows both geometrical and optical isomerism। ज्योमेट्रिकली बताते हैं और ऑप्टिकल। जैसे इसको एक्सप्लेन करें हम, तो मेरे पास ये सेंट्रल मेटल एटम M A A A B B। बच्चों जब मैं मिरर क्या कर रखूंगा, ये तो बाइडेंटेट है ना, ये बाइडेंटेट, ये वैसे ही होगा हमारा डेंटेट। तो अगर मैं इसको मिरर के आगे रखूं तो क्या होगा? ये ऐसे चला जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा यहाँ पर ए यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। ये ऑप्टिकली बता दें। तीसरा हमारे पास क्या केस क्या हो सकता है कि एम पर भी बी आ जाएगी, बी आ जाएगी बच्चों में देखूं तो ये दोनों आपस में क्या है? ऑप्टिकल। क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव ऑफ ईच अदर। क्यों है ये ऑप्टिकल एक्टिव? बिकॉज बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जब क्या कर मैं ये देखूं तो मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप बता रहे हैं ना, इनको मैं देखूं तो ये दोनों क्या है मेरे पास? सिस। दोनों एक जैसे साथ, ये क्या है? सिस। तो देखो ये दोनों एक जगह बने तो सिस, ये दोनों अपोजिट जगह बने तो ट्रांस। ये सेम, ये दोनों क्या होंगे? सिस। ये वाला क्या हमारे पास? ट्रांस। तो मैंने क्या कहा? दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स शो बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको थोड़ा और डिटेल से
लेकर एक एग्जांपल लेते हैं इससे। कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलो मेरे ऊपर। जैसे मेरे पास होती है COEN होल टू Cl2, इस पर अप्लाई करो। मैं लिख सकता हूँ CO Cl, इसको मैं जब मिरर के सामने रखूंगा तो ये जब रखा तो ये बिल्कुल ऐसे मूव कर जाएगा। क्या बन जाएगा ये और Cl, ये क्या है E है, ये क्या है हमारे पास E। तीसरा आइसोमर इसका बनाओ Cl Cl E। तो क्या हम इन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हाँ, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इन दोनों को कैसे कर सकते हैं? अगर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी मालूम हो, वो किससे मालूम होती है? पोलराइजर से। इन तीनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। कैसे? डायपोल मूवमेंट से। इसकी डायपोल मूवमेंट जीरो होगी, ये ऊपर को जा रहा है, ये वाला नीचे को जा रहा है। इसकी डायपोल मूवमेंट क्या होगी? जीरो, जबकि इसकी कुछ ना कुछ जरूर होगी। तो देखो कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, आइसोमर। अच्छा है, आइसोमर 1, 2 and 3 can be differentiated on the basis of dipole moment, on the basis of dipole moment and optical activity. Isomer 1 and 2 are optical active. कैसे पता चलेगा? Knowing by polarizer. ऑप्टिकल पोलराइजर बताएगा ना हमें। अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो डेक्स्ट्रो, एंटी जा रहा है तो लीवो। कॉम्प्लेक्स या आइसोमर 1, 2, 3 can be differentiated on the basis of dipole moment. आइसोमर 3 चलो लिखो अपने पास, लिखो, सर्दी भी बहुत ज्यादा है तो लिखो आइसोमर 3 हैज जीरो डायपोल मूवमेंट। देखो एक ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है। आइसोमर 3 हैज जीरो डायपोल मूवमेंट while isomer 1 and 2 should have positive dipole moment, तो हम इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ये अगर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन बताएगा? पोलराइजर और डायपोल मूवमेंट, उसकी तो जीरो होगी ना, तो हमारे पास लास्ट में छोटा सा टॉपिक है, उसको भी चलो कर लेते हैं। दैट वाज ड्रॉबैक ऑफ वार्नर थ्योरी। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ वार्नर थ्योरी?
कह रहा है सबसे पहला इसने स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स को नहीं एक्सप्लेन किया, मतलब कलर। हाँ, इसका कलर ये होता है, क्यों होता है, इसका वो होता है, क्यों होता है, व्हाई। तो इट डू नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। दूसरा, इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं बताई, कोई मैग्नेटिक है, क्यों है, कितना है। तो इट डू नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसके अलावा तीसरा इसका ड्रॉबैक है कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने डोनर एटम्स मैक्सिमम अटैच हो सकते हैं, इस बात को भी नहीं बताया इसने। कि इट डू नॉट एक्सप्लेन नंबर ऑफ coordinated ligands. It do not explain number of coordinated ligands with central metal atom. इसकी थर्ड ड्रॉबैक। फोर्थ वन क्या है, देखो बच्चों, जैसे मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर इंक्रीज होंगे, स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होगी, इसलिए वो भी नहीं बताया। देखो, व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर increases number of possible isomers also increases. The structure should be complicated, which is not explained by Warner theory. जब कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा, पॉसिबल आइसोमर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी, इसको वार्नर ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो दिस इज एंड विद द लेक्चर। यहाँ पर हमारी वार्नर थ्योरी की सारी कहानी खत्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्टार्ट लेंगे। तो जितने भी इसके डिफेक्ट्स थे वो इंशाल्लाह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म करने की कोशिश करेगी। कुछ वो करेगी, कुछ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेगी। तो हम इंशाल्लाह दोनों को जल्द से जल्द पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।